तो चलिए बात करते हैं खबरों के विस्तार से। रामचरितमानस को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद पहली बार एबीपी गंगा पर ऋचा सिंह ने बड़ा बयान दिया। ऋचा सिंह ने कहा कि सपा ने मुझसे मेरा पक्ष नहीं पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आंतरिक लोकतंत्र क्या समाजवादी पार्टी में खत्म हो गया है, जहां पे हमसे ना कारण पूछा गया और ना हमें कारण बताया गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं पूरी समाजवादी पार्टी से और माननीय अखिलेश यादव जी से, क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था? क्या नैतिक बल आप में खत्म हो चुका है कि आप मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी करके कारण पूछते और मैं आपको पूरी देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करती? लेकिन आपको पता था कि अगर रामचरितमानस पे आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे तो शायद आप अपने गिराबान में नहीं झांक पाएंगे। आपने अपने नैतिक बल का परिचय नहीं दिया और मुझे समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों ने रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य का विरोध किया था, उससे असहमति जताई थी, लेकिन निकाला गया केवल 2 महिला नेताओं को निष्कासित किया गया बिना कारण बताए। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों जो है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें लगभग 70 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें 5 महिलाओं को भी स्थान नहीं मिला है। लगभग सिर्फ 4 और 5 महिलाएं हैं वहाँ पे। तो ऐसे में आप राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? हर बार डटकर इस गलत का विरोध किया है और फिर से एक बार गलत हुआ है। इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पहले जो गलत की लड़ाई है वो जारी रहेगी। और मैं फिर से समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि अपने नैतिक बल को एकत्रित करें और ऋचा सिंह के सवालों का जवाब दें। रिया जी को मानने वाले लोग हैं और मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि माननीय अखिलेश यादव जी जो युवाओं की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देंगे। वहाँ पर मेरी जाति और मेरे लिंग के कारण, मुझे महिला होने के कारण और एक सवर्ण वर्ग से आने के कारण और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने के कारण मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा। ये अपने आप में दुखद तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र विरोधी है। वही रामचरितमानस पर महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य में जुबानी जंग तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोप पर महंत राजू दास ने पलटवार किया है और स्वामी प्रसाद मौर्य पर आतंकी फंडिंग से लेकर हत्या की साजिश रचने तक के आरोप लगा दिए। मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने तलवार और त्रिशूल से वार किया है। इस चीज का मैं खंडन करता हूं और गलत बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मैं आरोप लगाता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और ऐसे लोगों का प्रसा है जो लोग समाज को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति को, रामचरितमानस को, साधु संतों को आतंकवादी कह रहे थे, उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम था। मैं उसी ताज में ही उस कार्यक्रम में जा रहा था। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया है, ये रामचरितमानस का ठेकेदार है, यही ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। भद्दी भद्दी गाली दिया और वो मेरे ऊपर मारने के लिए टूट पड़ा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की मंशा खराब है। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान को नहीं मानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य दंगा फैलाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को हिंदू से लड़ाना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का निराधार आरोप मेरे ऊपर है कि मैं त्रिशूल और भाला से, तलवार से वार किया। आप देख सकते हो कि हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लोकतंत्र में आशा नहीं रखते। हमको संविधान में विश्वास है। मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान में विश्वास नहीं रखते। वहीं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर शफीकुर रहमान ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र वाली बात जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। भारत न हिंदू राष्ट्र था और न रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात को मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, साथ ही हिंदू भी इसे कबूल नहीं करेगा। आदित्यनाथ जी को वो मेरे साथ 4 मरतबा हाउस में भी रहे हैं, समझ गए ना, हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन साथ साथ इसके जो ये बात कह रहे हैं वो ये बात गलत कह रहे हैं कि ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। ये मेरा कहना।
तो देखिए, हिंदू राष्ट्र पर शफीकुर रहमान ने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात गलत है, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है वो गलत है। भारत हिंदू राष्ट्र न था और ना ही रहेगा, ये भी कह रहे हैं शफीकुर रहमान। सीएम योगी की हिंदू राष्ट्र की बात गलत है और उन्होंने ये कहा कि मुसलमान कभी हिंदू राष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लाम को पढ़े बिना बोलने का हक नहीं है। ये बातें शफीकुर रहमान बर्क ने कही हैं योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू एक विचारधारा है और जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मायावती का भी ट्वीट बार आया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा कि विफलताओं से ध्यान बटाने का छल छलावा चल रहा है और उन्होंने लिखा कि देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व व उस पर निष्ठापूर्वक अमल करके जन कल्याण करने के बजाय भाजपा द्वारा यूपी निकाय चुनाव से पूर्व इसके हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छल छलावा है। उसके बाद एक ट्वीट और मायावती ने किया। उन्होंने लिखा कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों को ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। आगे वो लिखती हैं कि जो सरकार संविधान के मान मर्यादा की परवाह न करके अपने शपथ का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करे, उस राज में जनहित व जन संतोष कैसे संभव है। चुनावी स्वार्थ की अति राजनीति घातक है। आगे उन्होंने लिखा, तीसरा ट्वीट, इस बीच यूपी में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत करने तथा पार्टी के जनाधार को शहर शहर व गांव-गांव में बढ़ाने के साथ ही यहां स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी आदि के संबंध में पिछले कई दिनों से हो रही कुछ मंडलों की समीक्षा बैठकों में कमियों को दूर करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। और चलिए अब बात करते हैं आजम परिवार की। एक तरफ जहां सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम के बेटे की विधायकी चली गई, वहीं अब्दुल्ला आजम को वोटिंग का अधिकार छीनने की मांग की गई है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर ये मांग की। आपको बता दें कि मुरादाबाद की छजलेट प्रकरण में अब्दुल्ला को 2 साल की सजा मिलने पर उनकी विधायकी रद्द हुई थी और अब वोट डालने का अधिकार भी छीनने के लिए पत्र लिखा गया है। तो आजम परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ महीने पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई थी विधानसभा की, अब्दुल्ला की भी रद्द हो गई, उनकी जो स्वार सीट है वो खाली हो गई है और अब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र लिखकर ये मांग की है कि अब्दुल्ला आजम का जो वोटिंग राइट है उसे भी खत्म किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला आजम आखिर किस मुसीबत में फंस रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के वोट डालने के अधिकार को छीनने की मांग की गई है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम खान को हराकर चुनाव जीता, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद वोट डालने का अधिकार भी अब्दुल्ला आजम का छीन लिया जाए। इस मामले में जो पूरा मसला हुआ था, 2 साल की सजा हुई थी अब्दुल्ला आजम को। रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक थे अब्दुल्ला आजम। रामपुर जिले की स्वार सीट पर 6 महीने में चुनाव होना है और पूर्व मंत्री और सपा के महासचिव आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जिनकी सदस्यता रद्द हो गई है और अब उनके वोटिंग राइट्स को छीनने का जो प्रयास है वो आकाश सक्सेना ने चिट्ठी लिखकर किया है। बड़ी खबर कानपुर से है। सोलंकी ब्रदर्स पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। सपा विधायक इरफान, रिजवान और मोहम्मद शरीफ पर फैसला आएगा। आरोप मुक्त करने की अर्जी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज महाराजगंज जेल से कानपुर लाए जाएंगे इरफान। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिकों को प्रमाण पत्र देने और गैंगस्टर समेत कुल 17 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उसी पर आज कोर्ट का जो फैसला आएगा वो काफी कुछ इरफान सोलंकी के व्यक्तिगत और राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला होगा। तो इरफान, रिजवान और मोहम्मद शरीफ पर फैसला आ जाएगा। आरोप मुक्त करने की अर्जी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा कि आरोप मुक्त होंगे या नहीं होंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। तो देखिए, इरफान की मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी, ये हम समझ लेते हैं। इरफान सोलंकी की आरोप मुक्त करने की याचिका पर आज फैसला आना है कि आरोप मुक्त होंगे या नहीं होंगे।
कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी। दलीलें सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 17 केस दर्ज हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज की जेल में बंद है और जमीन कब्जाने, बांग्लादेशियों को शरण देने समेत कई मामले उन पर दर्ज हो चुके हैं। कुल 17 मामले हैं। रिजवान पर अपने गैंग के साथ लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगा है और इसी पर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आरोप कौन कौन से हैं हम आपको बता देते हैं। जमीन कब्जाने का आरोप है और इरफान पर फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करने का आरोप है। बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप है और इसके साथ ही साथ मामले कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। हत्या की कोशिश का मामला है, मकान कब्जाने का है, सरकारी काम में बाधा, गुंडागर्दी करने का मामला है, जमीन कब्जाने का मसला है और इसके साथ ही अगर धाराओं की बात करें तो धारा 436 घर को नष्ट करना 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 506 धमकाना 2 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 147 दंगा करना 2 साल की सजा का प्रावधान। धारा 327 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो तमाम मामले हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। और चलिए बात करते हैं शामली की, जहां पर लोगों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी। बस में जेब कतरे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला से नकदी चुराकर आरोपी भाग रहा था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा है। तो बड़ी खबर शामली से है, जहां पर लोगों ने जेब कतरे की जमकर पिटाई कर दी। बस में जेब कतरे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने नकदी चुराकर महिला से ये भाग रहा था आरोपी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा है और ये देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा बस का मामला है जहां पर जेब कतरे की शामत आ गई, वो पकड़ लिया गया और उसको लोगों ने जमकर पीटा है। आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं सीएम योगी। आज सीएम योगी बांदा पहुंचेंगे और यहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 3 दिवसीय कलिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। कलिंजर दुर्ग पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज बांदा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जनसभा भी है और साथ ही साथ 3 दिवसीय कलिंजर महोत्सव का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज बुंदेलखंड का दौरा है मुख्यमंत्री का और बांदा में रहेंगे मुख्यमंत्री। तो चलिए बताते हैं क्या है सीएम योगी का महाराणा संकल्प। बांदा में सीएम योगी महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कलिंजर महोत्सव का भी वो शुभारंभ करने जा रहे हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बांदा में 3 दिन तक कलिंजर महोत्सव चलेगा। जनसभा करने के बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बुंदेलखंड के लिए आज का दिन अहम है क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा होगी। अंबेडकर नगर के इमामबाड़े में चोरी करते वीडियो वायरल हुआ है। चंदे की पेटी को रॉड से तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हुई है तस्वीरें। 8 फरवरी की रात का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जुटी है और अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरनपुर इमामबाड़े का ये पूरा मामला है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इमामबाड़े में ये चोर पहुंचा था और देखिए पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। किस तरीके से ये जो चंदे की या दान की पेटी है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है रॉड के जरिए। और 8 फरवरी की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच कर रही है। आगरा के जगदीशपुरा में एक शिक्षिका ने घर में लाखों की चोरी हो गई। ऑपरेशन के चलते शिक्षिका और उसका पति अस्पताल में थे, तभी चोरों ने मौका मिलते ही 8 लाख के जेवरात और 50,000 की नकदी पार कर दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पति पत्नी अस्पताल में थे और चोरों ने इसी मौके का फायदा उठा लिया। 8 लाख से ज्यादा के गहने चुरा ले गए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा में। देखिए और दूसरी तस्वीर इन चोरों की भी सामने आई है सीसीटीवी के जरिए कि किस तरीके से वो हेलमेट लगाकर पहुंचे थे ताकि उनके चेहरे की पहचान ना हो सके। देखिए 2 लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये घर में दाखिल हुए और 8 लाख के जेवरात चोरी करके ले गए और उनको अच्छे से जानकारी थी कि घर में कोई है नहीं। पति पत्नी अस्पताल में थे और ये घर में पहुंचे और 8 लाख से ज्यादा के गहने चुरा ले गए। हल्द्वानी में गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही पेयजल किल्लत की समस्याएं आने लगी हैं। जिलाधिकारी के
जनता दरबार में शहर के कई हिस्सों से पेयजल किल्लत और पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतों का अंबार लग गया है। हालांकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है। मई के महीने में हल्द्वानी में पानी के लिए हाहाकार मचता है। लिहाजा इस बार जिलाधिकारी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि जिन स्थानों पर पेयजल किल्लत होगी वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी भिजवाया जाएगा। वहीं वर्तमान में जल जीवन मिशन और पानी की सप्लाई को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिनको दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जिसकी वजह से जल स्तर आपका कम होता जा रहा है, तो उसमें देखेंगे उसमें और क्या हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें टैंकर्स बढ़ाने पड़ेंगे और टैंकर्स के अलावा वाटर कंजर्वेशन पे हम लोग को जरूर काम करना पड़ेगा। और अब खबर बस्ती से, जहां पर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। चौराहा क्रॉस करते वक्त 2 कारों में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कॉर्पियो ड्राइवर को भी चोट आई है। तो ये बस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। चौराहा क्रॉस करते वक्त 2 कारों में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कॉर्पियो ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई, गंभीर रूप से बेटी घायल है। अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। काशीपुर से चंडीगढ़ शादी समारोह में परिवार जा रहा था। थाना नगीना के कोतवाली बॉर्डर का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और मौके पर ही कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। बेटी भी उसमें थी जो गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काशीपुर से चंडीगढ़ शादी समारोह में ये परिवार जा रहा था। थाना नगीना के कोतवाली बॉर्डर का मामला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।